गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ही आता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। ओके, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारा टॉपिक है यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, बच्चे वाली कहानी है, आप जानते होंगे ये सब, फिर भी हमारे सिलेबस में तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एट अ ग्लांस रिवीजन कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में मान लो कोई भी एटम है हमारे पास, मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम का हमने क्या बनाया, ये बना लिया न्यूक्लियस। ठीक है, और इस तरह से आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मास नंबर कितना होता है, 23। राइट, तो ये जो 11 है ना, ये यही है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको कहते हैं मास नंबर, अभी हम लोग बात करेंगे मास नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये जो प्रोटॉन है 11, ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और अगर एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है, चार्ज वाला नहीं, अगर वो चार्ज है तो या तो कैटायन होंगे या एनायंस होंगे। अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है तो वहाँ पर न्यूट्रल एटम के केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो। तो ये अगर न्यूट्रल एटम है सोडियम, अगर ये हमारा क्या न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस में जो भी चीज़ है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस दोनों को जोड़ दो, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर कहते हैं। राइट, तो मास नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो आपका मास नंबर है 23, और इसमें से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 11, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन निकलेगा 12 के आसपास। ओके, 12 भी आता है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर में से नीचे वाले को क्या कर देना, माइनस कर देना। मतलब 23 में से 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और बच्चे वाली कहानी ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइसोटॉप्स, अब यहाँ से ध्यान देना, आइसोटॉप्स क्या होता है कि हमारे पास एक ही एटम होता है, एटम एक ही होता है। ठीक है ना, और उसके एटम एक ही है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। और जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं। मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसी को आइसोटॉप्स कहते हैं। और यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है हाइड्रोजन, इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्वेश्चन आपका जी मेंस में आ चुका है। किस में आया हुआ है, जी में आ चुका है प्यारे बच्चों, 2019 के आसपास। मैं भी दिखाऊंगा आपको। ओके, तो आइसोटॉप्स क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1 दिख रहा है आपको, और मास नंबर क्या डिफरेंट है 1 2 3, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। उसी तरह से हमने क्या ले रखा है, कार्बन का ले रखा है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ओके, ये आइसोटॉप्स हो गए, आप आराम से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोबार क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, और मास नंबर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वहाँ पर मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। ओके, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। जैसे हमने ले लिया आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। राइट, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20, मास नंबर सबका इक्वल है 40 40 40, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आइसोटोनिक क्या होता है, ये नहीं पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, सॉरी हमने, मुझे लगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसोटोनिक क्या होता है, जस्ट देखो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग होंगे या एटम अलग अलग होंगे। एलिमेंट बोलो या एटम बोलो, तो एटम अलग अलग होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर ले लिया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, तो आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, 1 2 बार पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिलिकॉन का हो गया 14, सॉरी फास्फोरस का हो गया 15, कितना होता है 15, और सल्फर का कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर से अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूँ, तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर में से नीचे वाले को क्या करो, ये एटॉमिक मास था और यहाँ पर एटॉमिक नंबर था,
था ना, इस दोनों में से माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पर अब जिसको भी माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 16 निकलेगा हर केस में। इस केस में आपको उसी को क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन इक्वल है। ओके, अब आ जाओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक ऐसा स्पीसीज, स्पीसीज मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, कुछ भी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, सेम आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हर केस में। 18 एटॉमिक नंबर है। पोटासियम का कितना होता है, 19 में से इसने एक लॉस कर चुका है, प्लस है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन का न्यूट्रल है, तो 18 जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आराम से कर सकते हो। आ जाओ आइसोडाइफर्स की क्या होता है। आइसोडाइफर्स ये डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ये हर एक एटम में, डिफरेंट डिफरेंट एटम में क्या होगा, सेम आएगा। अगर हमारे पास एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, और उसके केस में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, तो वैल्यू सेम आएगा। जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अलग अलग एटम है, इसके एटॉमिक नंबर 7, इसके एटॉमिक नंबर 8, ये सब पता होगा। वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चे, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो 14 माइनस 7 कर दो, अरे इसको आईसीएम से माइनस कर दो, तो क्या होगा, ये हो गया आपका क्या, न्यूट्रॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर 7, और 7 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो हर केस में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ आइसोस्टर्स किसको कहते हैं। आइसोस्टर्स कहते हैं कोई भी कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन और एटम सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, दोनों चीज़ बराबर हो चाहिए। ये नहीं कोई एक हो जाए, कोई एक जैसे इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, है ना। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होना चाहिए और एटम भी इक्वल होना चाहिए। जैसे CO2 है और N2O, इसमें भी 3 एटम्स है। देखो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक 2 एटम, तो एटम कितने हैं, 3 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन CO2 है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और ऑक्सीजन कितना, 8, कितने ऑक्सीजन है, 8, कितना हो गया यहाँ पर 22, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, जितना बार एटॉमिक नंबर हो उससे डबल कर देंगे उसको, ये हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। अब आ जाओ बच्चे थॉमसन्स मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, जिसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। उसने कहा था ककम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ककम्बर हम लोग खाते हैं ना, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और उसमें एटम का, और उसमें जो सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, सीड्स। जो सीड्स होते हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जो सीड्स होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है ना, जो ककम्बर लाइक स्ट्रक्चर होगा प्यारे बच्चों, जो ककम्बर होगा, है ना, ककम्बर, ये मान लो ककम्बर है, जिसमें जो सीड्स होंगे ना वो होंगे इलेक्ट्रॉन, और जो रेड वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब प्रोटॉन्स होंगे। और इसी तरह से उसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन एम्बेड होता है उसमें लाइक अ सीड्स। ठीक है, और एटम क्या होता है, उसने एक बात जरूर कहा था कि एटम क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर होते हैं, इसलिए वो एटम क्या होता है, न्यूट्रल्स हो जाते हैं। ठीक है, उसका ड्रॉबैक क्या है, फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को मतलब डिफाइन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो। ठीक है, आगे समझे। उसके बाद स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड, मतलब एटम के पास न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, थॉमसन इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, बता दोगे। चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अब आता है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। उसने कहा था, उसने एक क्या लिया था, गोल्ड फॉयल लिया था। क्या लिया था, गोल्ड फॉयल लिया था। ठीक है ना, गोल्ड फॉयल लिया था, और उसके ऊपर क्या किया, अल्फा रे को पास करवाया। अल्फा रे क्या होता है, अल्फा रे होता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बस यही समझो। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब He+2 कोई हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कोई, और ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि अब इसके पास देखो He+2 के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो निगेटिव कैसे होगा वो, है ना, सिर्फ प्रोटॉन ही बचे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है। तो प्रोटॉन की वजह से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को नहीं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, राइट। तो उसने क्या किया था प्यारे बच्चों, उसने अल्फा रे को
पास करवाया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, बम्बार्डिंग करवाया था। तो उसने क्या देखा कि जैसे मान लो ये हमारा गोल्ड फॉइल है, तो यहाँ पे जो क्या क्या अल्फा रे को पास करवाया, अल्फा रे गया, कुछ अल्फा रे क्या हो गया जस्ट बैक हो गया, बहुत सारे अल्फा रे क्या हो गया इस तरह से, बहुत सारे अल्फा रे क्या हो गया क्रॉस कर गया गोल्ड फॉइल को, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट्स। और कुछ क्या हो गया यहाँ से आया और यहाँ सेंटर के पास से आके क्या हो गया डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये से तो आपने पढ़ा ही होगा, डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसने कंक्लूजन निकाला था, क्या क्या कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूड विथ ए स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास कर गया था, इस तरह से क्या हो गया था पास हो गया था। मतलब जब कोई पास कर जाए इसका मतलब वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, मतलब स्पेस क्या है वैकेंट है, तभी तो कोई क्रॉस कर सकता है ना। तो उसने पता किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस मतलब 99% एटम का स्पेस क्या होता है वैकेंट होता है, ओके। उसके बाद उसने देखा कि जो यहाँ पे देख लो जस्ट मोमेंट ऑब्जर्वेशन में, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू द सेंटर एंड डिफ्लेक्टेड एट द सम एंगल्स, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल आया और सेंटर के पास आकर के क्या कर गया डिफ्लेक्ट कर गया। अब बताओ अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव रिपेल करेगा ना। आपको पता है अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो यहाँ पर सेंटर पे आने के साथ रिपेल कर गया, इसका मतलब सेंटर के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव, अगर ये निगेटिवली होता तो अट्रैक्ट कर जाता, इधर आ जाता है अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसने पता कर लिया कि यहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, तभी तो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है डिफ्लेक्ट हो रहा है एट सम एंगल्स, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने पता किया जो कुछ मतलब बहुत कम रे जो था वो जिस एंगल पे गया 180 पे ही क्या हो गया वो बैक हो गया, 180 पे ही क्या हो गया वो बैक हो गया, जिस एंगल पे गया था, जिस एंगल पे गया था उसी एंगल पे क्या हो गया बैक हो गया, 180 पे बैक हो गया। इसका मतलब उसको जाने में उसने क्या किया रोक दिया, मतलब वो क्या है हार्ड एंड डेंस है, जो न्यूक्लियस है वो क्या है हार्ड एंड डेंस। तो उसने पता किया था, क्या क्या पता किया, पहला बात ये पता किया मोस्ट ऑफ द एटम्स स्पेस आर वैकेंट, कितना 99%, 99.99 भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा रे कुछ अल्फा रे क्या हो गया डिफ्लेक्ट हो गया जब वो सेंटर के पास आया तब, ओके। और तीसरा कंक्लूजन निकाला जो सेंटर जो होता है वो हार्ड एंड डेंस होता है, क्योंकि सम रेज क्या हो गया बाउंस बैक कर गया 180 डिग्री पे। ये तो आपको पता होगा, ये तो बच्चे वाली कहानी है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे ड्रॉबैक पूछ लेता है कभी कभी। तो जो रदरफोर्ड था ना वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था ना, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको तो बोर्ड से एक्सप्लेन किया ना बच्चे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आगे समझ में। उसके बाद ये था उसका ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इच ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 8 मतलब आपको पता है ना n², 2n² के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं 2n², तो हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² के अकॉर्डिंग निकालते हैं। लेकिन इस रूल को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मतलब इच ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ऑर्बिट होता है उसका शेप साइज इस सब के बारे में भी उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, उसने एक चीज़ मतलब ये भी पता किया था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, मैंने मेंशन नहीं किया अभी लिख देता हूँ मैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस का वो कितना होता है प्यारे बच्चों, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। कितने होता है 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। ये भी उसने बताया था कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, ठीक है। उसने एक बात और पता किया था, वॉल्यूम रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम, मतलब जो न्यूक्लियस है और जो एटम है, ये क्या है न्यूक्लियस और ये क्या है हमारा एटम है, ये है एटम, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो ये है एटम और ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, है ना। तो इस दोनों का रेशियो जो है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 करेंगे, 1/3 नहीं करेंगे बच्चों, 3 करेंगे, रूट क्यूब मतलब रूट करेंगे उसका, ठीक है ना। समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, अब पता होगा ना वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r³
जैसे स्फेयर, वॉल्यूम को हम लोग ऐसी एटम को क्या मान लेते हैं, स्फेयर मान लेते हैं, और स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3πr³। आर तो यही हो जाएगा हमारा रेडियस, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल्स में। ओके, और अगर आपको पूछ दिया कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो एक एटम में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, और परसेंटेज स्पेस पूछ ले, परसेंट स्पेस मतलब कितना परसेंट स्पेस न्यूक्लियस एटम का ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसको हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना बोलो, न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100, बस सीधी सी बात है, फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फ्रैक्शन है स्पेस, है ना, या परसेंटेज स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया न्यूक्लियस। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक न्यूक्लियस, किसी हर एटम में न्यूक्लियस होगा, तो वो न्यूक्लियस अपने उस एटम का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। तो क्या निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100, ठीक है, निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेशियो पूछता है, रेशियो का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, ये इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द पावर क्यूब। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है 4/3πr³, ये न्यूक्लियस का है, और 4/3πr, आर कैपिटल ले लेना, ये एटम का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो एक और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आई समझ में। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, आपको पता है कि ये जो एटम है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस है आपको ये भी पता होगा, जो यहाँ पर जो अल्फा रे अगर जा रहा है, यहाँ से अल्फा रे जा रहा है और वो 180 पे बैक होता है, तो हमने इस तरह से बना लिया 180 पे क्या हो रहा है, वो बैक हो रहा है। पढ़ाया था ना अभी मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो बैक हो रहा है। तो जब वो बैक होगा तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ से वो बैक होगा, तो ये जो स्पेस बचा बीच का, इधर देखो, इधर ये जो स्पेस बचा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस बचा, इसी को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसको डिनोट कर लिया हमने आर से। तो कितना क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, अब मान लो ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, मोशन में जा रहा है ना, जब वो मोशन में जाएगा तो उसके पास कितना एनर्जी होगा, 12mv²। मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी किसका, अल्फा पार्टिकल का। अच्छा, वेरी गुड, आगे समझ में या कोई दिक्कत है, बोलो, समझ में आ रहा है ना बच्चे। अब देखो ये जो हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है, जस्ट ए मोमेंट, एक सेकेंड, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, यही है ना क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ से वो क्या हो गया, बैक हो गया, यही है क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको आर से नोट किया। अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, 12mv² और अल्फा ले लेंगे हम लोग। अच्छा, इस पॉइंट पर जैसे वो आएगा और यहाँ आके रुकेगा, तब ना फोल्ड करेगा वो, तब ना बैक होगा। जैसे यहाँ पर वो बैक हो, अब मान लो तुम बाइक चला रहे हो और जो जहाँ पे टर्निंग होता है वहाँ पर तुम बाइक का स्पीड क्या होता है, रुकता है, तभी तो उसी स्पीड में तो आप बैक नहीं कर सकते ना। उसी तरह से अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आया, यहाँ पर रुकेगा, तो उसका उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बैक होगा। वो 0 नहीं होता अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा वहाँ पर, 0। और वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है जैसे वो 0 हुआ, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर हो गया ना। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई समझ में ना। इस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q1 R²। अब Q1 किसको मानेंगे हम लोग, न्यूक्लियस को मान लेंगे Q1। देखो न्यूक्लियस को हम लोग क्या मान लेंगे, Q1 मान लेंगे, ठीक है, और एटम को क्या मान लेंगे, Q2। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसका, K हमारा कांस्टेंट है, वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ K का, ये आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कांस्टेंट है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, अब K हो गया, चार्ज कितना होगा यहाँ पर, ये जो अल्फा पार्टिकल उस पर कितना चार्ज होता है, +2। अरे अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। भाई मैग्नीट्यूड तो वही होता है ना, इक्वल ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो 2 अल्फा पार्टिकल के बराबर चार्ज होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, मतलब Z, और एटॉमिक नंबर मान लो 11 है, सोडियम है, तो कितना चार्ज होगा उसके ऊपर, 11 प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, तो 11 × E, और 11 को हम लोग Z लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर है, तो हमने क्या लिख दिया, Z × E लिख दिया। क्लियर है ना बच्चे, एकदम अच्छी वाली कहानी। तो हमने लिख दिया K
2e इंटू जेड ई बाई आर, और इस तरह से दोनों इक्वल कर लेंगे, यहाँ से आपका आर निकल जाएगा। ये आर आप निकाल सकते हो, क्लोजेस्ट अप्रोच पूछता है तो वैल्यू पुट करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, ये तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा ही होगा, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो वो देखो, वो क्या कहता है, बोर्स कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट। क्यों रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसको हम लोग एफ से डिनोट कर दिया। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अब पता चला ना इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये ऑर्बिट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसको Q2 मान लिया, और इसको जो न्यूक्लियस है इसको Q1 मान लेंगे। अभी तो मैंने बताया था आपको क्लोजेस्ट अप्रोच में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये प्यारे बच्चों एक बात और देखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्ज बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, और यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर भी चार्ज है, प्रोटॉन है ना बच्चे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो दो चार्ज बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स के ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है। तो दोनों फोर्स को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। दोनों फोर्स को क्या करेंगे हम लोग? इक्वल कर देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं, ई को एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। वैल्यू कितना होता है? 8.8 इंटू 10⁻⁻12 पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv² बाई आर। दोनों फोर्स को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, और यहीं से हमारा सारे वैल्यू निकल जाता है, रेडियस सब कुछ, ठीक है। मतलब क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया बोलो? mv² बाई आर इक्वल टू 1/, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ से आर स्क्वायर काट लेंगे और दोनों को इक्वल करके अब यहाँ से आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस, वेलोसिटी, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन मैं नहीं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप वहाँ के सिर्फ वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फॉर्मूला आता है, तो कैलकुलेशन नहीं आता, वो बोर्ड बेस्ड में आता है, ठीक है। चलो फोर्थ पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ h/4π। मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ना, इसी में रिवॉल्व करता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाए? h/2π के बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mvr इज नॉट इक्वल टू nh/2π, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, समझ में आया? ये नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान सुनो मेरी बात जो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इसके बराबर नहीं होता, तो नहीं है। और ये ऑर्बिट में है, इक्वल टू है यहाँ पर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब एन का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4, और एन क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ फॉर्मूला, हम लोग इसको 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यही से क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। nth ऑर्बिट का अगर मुझे रेडियस निकालना है, मतलब रेडियस इस तरह से निकालना है, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस, इसको r1 क्या देंगे। अगर ये n1 है ना, और ये n2 n3, तो ये इसको क्या कहेंगे? r2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? r3 कहेंगे। तो इस तरह से रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग। जानते होंगे जस्ट रिवीजन चल रहा है, तो आप आराम से ये सब पॉइंट्स आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ओके। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² बाई जेड, और किस में निकालेंगे? मीटर में निकलता है। किस में निकलता है? मीटर में। और आपको एक बात और पता होगा, क्या? ये तो पता ही होगा ना बच्चे कि 10⁻⁻10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम होता है। तो हमने यहाँ से इसको क्या किया? इसको हटा लिया और इसको हटा लिया, तो उसके बदला में क्या लिख दिया? इसको हटा लिया, तो 0.529, और ये n² बाई जेड² आ गया, और इसको इसके बदला में क्या लिखूँ? एंगस्ट्रम लिखूँ। तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आता है रेडियस का। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या बना? अब n क्या हो सकता है? n का वैल्यू कभी 1 दे दे, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 0.529 n² बाई जेड² एंगस्ट्रम, ओके। अब आ जाओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मतलब कोई भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये थर्ड ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है,
ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो ये किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है। आई तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे 2.2 भी होता है, 2.2 भी मिलेगा आपको। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 0.2 को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। 0.2 को क्या किया हमने बच्चे, हटा दिया यहाँ से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो क्लियर हो रहा है ना। 0.2 को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। तो क्या ले लिया, सिर्फ 2 ले लिया, 2 × 10⁶ Z/n। क्लियर हो गया ना। आप इसको याद कर सकते हो। स्पीड ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, होता है कि नहीं होता। उसी तरह से वेलोसिटी कितना होगा इसका, 3 नहीं होगा 2 होगा, और 8 नहीं होगा 6 होगा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, याद हो जाएगा तुमको। वेलोसिटी क्या होगा, 2 × 10⁶ Z/n। Z/, ये याद रखना Z/n। इसमें कन्फ्यूजन होता है, कभी n² करूँ कि Z/n करूँ कि क्या करूँ वहाँ पर। क्लियर हो ना, ये याद रखना। 2 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आ जाओ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर मान लो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना एनर्जी से घूम रहा है, मतलब कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है, टोटल एनर्जी कितना है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे में कितना एनर्जी है अभी पढ़ाने का, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप में कितनी एनर्जी है कि आप इस लेक्चर को देख रहे हो, नहीं तो अगर एनर्जी नहीं हो तो भाग जाओगे आप, कहोगे नहीं सब पढ़ने का मन नहीं करता। जस्ट लाइक दैट कि इस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, -13.6 Z²/n²। ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे से सुनते आ रहे हैं और आपको याद हो जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का। ओके, चलो अब अगर किलो जूल पर मोल में भी कभी कभी आ जाए तो ये 13.6 है ना, तो 13 तो रहेगा ही, 6 का 12 कर देना है। देखो इधर देखो, माइनस तो लगा ही रहेगा। 13.6 है तो 1312 कर देना, 1312 पॉइंट नहीं, 1312 1312 देखो यही से निकाल लेंगे। और Z²/n² किलो जूल पर मोल याद कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, गॉड प्रॉमिस तुम्हें याद हो जाएगी। ओके, चलो अब आज जो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। इसने जो बोर्स था ना, वो लाइन स्पेक्ट्रा बोर्स हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया था। लेकिन वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इस सब के लिए उसने कोई भी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब वो किसको एक्सप्लेन किया था, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, इस सब के बारे में, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर हो रहा है। उसके बाद उसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करवाया जाए, जो लाइन होता है ना स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करवाया जाए तो वो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो टूटेगा कि डाइवर्ट कर जाएगा कि डाइवर्ट नहीं करेगा, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और उसको एक्सप्लेन किया था स्टार्क ने। किसने एक्सप्लेन किया था, स्टार्क। मतलब बोर्स ने स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टार्क एक्सप्लेन कर दिया कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करवाया जाए तो वो डाइवर्ट करेगा या ब्रेक करेगा, उसको एक्सप्लेन कर दिया था वो, लेकिन बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जस्ट लाइक कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करवाते हैं तो उस स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या इफेक्ट होगा, इसको एक्सप्लेन किया था जीमेन ने, ठीक है ना, उसके नाम से हो गया जीमेन इफेक्ट। तो जीमेन ने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करवाते तो क्या इफेक्ट होगा उस स्पेक्ट्रल लाइंस पर, लेकिन बोर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ बोर्स पोस्टुलेट्स। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको EMR कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको कहते हैं, उस रेडिएशन या उस वेव होता है ये, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे साउंड है, साउंड भी वेव है, लेकिन उसको मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए एयर चाहिए, मीडियम चाहिए, तभी आप सुन पा रहे हो हमारी बातें, एयर चाहिए वहाँ पर। और उसी तरह से अगर लाइट है तो लाइट वैक्यूम में भी पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, प्रोपेगेट कर जाता है। मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उससे मूव करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, EMR कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखो, लाइट, विजिबल रे, एक्सरे, रेडियोएक्टिव रे, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या होता है जब ये वेव है बच्चों, वेव है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ, और इसको फिर ये इस तरह से चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। पता है ना आपको, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। दोर्स करस्पॉन्डिंग, मतलब बगल वाले का क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये सब कहानी आप पढ़ चुके होंगे। और जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है ना, तो अपने साथ 2 फील्ड क्रिएट करता है। समझ रहे हो मेरी बात, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगा ना, तो उसके साथ 2 फील्ड क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जब कोई वेव जा रहा है, मान लो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और
दूसरी तरफ बनेगा मैग्नेटिक, और तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड corresponding टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये सब बच्चे वाली कहानी है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, मैंने आपको अभी बताया था आपको। तो लेमडा का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और आपको ये टर्म्स याद करना है कि 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻10 मीटर होता है, -9 मीटर होता है। तो ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फेम्टोमीटर है, 10⁻15 मीटर। ओके, अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितने वेव क्रॉस कर रहा है। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितना वेव क्रॉस कर रहा है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आप उसका यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, जिसको पर सेकेंड भी लिखो या हर्ज लिखो, दोनों बात बराबर है। और इसको एच से नोट करते हो। इसका ये टर्म्स याद रखना, आपको कन्वर्जन जरूर याद होना चाहिए। 1 मेगा हर्ज, मेगा कैपिटल है में तो मेगा 10⁻6 हर्ज, किलो हर्ज, मिली हर्ज, ये माइक्रो हर्ज। ओके, 10⁻6 हर्ज याद हो जाना चाहिए, पढ़ लेना, याद हो जाएगा आपको। अब आ जाओ स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव मतलब वो वेव जो है वो किस स्पीड से जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है c/λ। वेलोसिटी इक्वल टू c/λ। क्या होता है, c/λ, याद कर लेना। वेलोसिटी इक्वल टू c/λ। इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में भी यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं, सॉरी ये एरो दे दिया हमने, सॉरी, न्यू बार से डिनोट करते हैं, न्यू बार। और ये होता है 1 वेवलेंथ, मतलब इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, जितना वेवलेंथ होता है उसको इन्वर्स कर दो तो नंबर ऑफ वेव नंबर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वेव नंबर से ज़्यादा नहीं आता है आपको। ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि कोई भी सोर्स है, सनलाइट है, जैसे कुछ भी लाइट आ रही है आपके पास, जो लाइट आ रही है ना वो पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। और ये क्या हमारा पॉकेट्स ऑफ एनर्जी है, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी है, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसी को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटा। तो 1 क्वांटा, ध्यान दो इधर, 1 पॉकेट ऑफ एनर्जी, 1 पॉकेट ऑफ एनर्जी, 1 क्वांटा इक्वल टू 1 पॉकेट ऑफ एनर्जी। और 1 क्वांटा को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 फोटोन कहते हैं, 1 फोटोन कहते हैं। मतलब 1 फोटोन इक्वल टू 1 क्वांटा, 1 क्वांटा इक्वल टू 1 पॉकेट ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी का पॉकेट है तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1 h। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उसने कहा था कि जो एनर्जी होता है ना वो किसके बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा रेडिएशन में उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होती है। ठीक है ना, जितना उसका फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो कांस्टेंट लगाया एच क्या, प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ओके, याद हो जाना चाहिए। अब ये एक क्वांटा का एनर्जी है, मतलब एक फोटोन का एनर्जी है एच न्यू। अब n फोटोन आ जाए, इस तरह से बहुत सारा ये इसका एनर्जी कितना, मान लो इसका एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी हो गया इसका इक्वल टू एच न्यू। और हमें सारे फोटोन का निकालना है तो क्या करेंगे, NH न्यू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, NH न्यू हो जाएगा। जब आप 5 फोटोन का निकालना है तो n की जगह पर 5, 2 फोटोन का निकालना है n की जगह पर 2। क्लियर है ना बच्चे वाली कहानी है। चलो अब आ जाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है जो आप कोई भी मेटल का शीट लेते हो उसके ऊपर एक रेडिएशन आ रहा है, ठीक है ना, और रेडिएशन आया तो ये इस रेडिएशन के पास एनर्जी होगी। अरे बच्चे रेडिएशन के पास, अभी तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था एनर्जी होगा इसके पास कितना, एच न्यू। मान लो इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, कुछ भी मान लेते हैं, जूल किलो जूल कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे ये मेटल शीट लेते हैं और ऐसा मेटल लेते हैं जिसका आईपी क्या होता है, वेरी वेरी कम होता है, मतलब बहुत बहुत कम होता है। मतलब रेडिएशन आया, थोड़ा सा एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इजेक्ट हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि ये लाइट है, मतलब फोटो है, फोटो मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन पूछता नहीं है आपको। ओके, अब देखो, अब मेटल है, ये क्या हमारा मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। रेडिएशन आया एच न्यू एनर्जी के साथ, इसके बाद मेटल सरफेस पे पड़ा और ये निकल गया। अब क्या होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन आपने दिया था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे बच्चे इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंज्यूम किया, बाहर निकल गया। तो कितना हमने कितना दिया था, 10
जिसमें 6 वो यूज कर लिया, तो उसको जो यूज किया वर्क क्या बाहर निकलने के लिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, 5 नोट से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ आके तो रुकेगा नहीं, वेट तो करेगा नहीं, वो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा तो कितना एनर्जी बचा उसके पास 4। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी में। कितना यूज करेगा? काइनेटिक। और टोटल मतलब फाइनोट और काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा जो आपने एनर्जी बाहर से दिया था। क्लियर हो रहा है ना? पढ़े हो गए आप लोगों ने, क्लियर हो गया। तो यहाँ से एनर्जी, कौन सा एनर्जी? एच न्यू जो आपने दिया था वो फाइनोट, ये क्यों नहीं, फाइनोट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये सब मैंने लिखा हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो एनर्जी है वो मस्ट बी इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर? 5 नोट के बराबर, तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। अगर कम हो गया तो अब मान लो इसको निकलने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और तुमने दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी निकलेगा क्या? निकल ही नहीं पाएगा। अरे निकलने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने कितना एनर्जी दिया? 4 ही दिया, तो कहाँ से निकलेगा वो? तो कम से कम 6 तो देना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू और या उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा दे दो। तो जो टोटल एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5 नोट होना चाहिए, ताकि वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नोट होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, वही तो मैंने लिखा था, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होना चाहिए बच्चे? इधर देखो, इधर एनर्जी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 5 नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। उसको तोड़ दो। 5 नोट क्या होगा? एच न्यू, मतलब एच न्यू नोट काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पढ़ा चुका है मैंने आपको। एच न्यू बराबर क्या होता है? अभी तो मैंने बताया था, न्यू बराबर सी बाई लेमडा। न्यू बराबर या वेलोसिटी न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर एच सी बाई लेमडा, ये याद रखना। न्यू बराबर सी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? वेवलेंथ। पता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये याद कर लेना। थ्रेशोल्ड, ये सब आपको। अब आ जाए, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि ये मान लो मेटल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकले, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। ये मान लो हमारा क्या है? मेटल सरफेस है। ये क्या हमारे पास? मेटल सरफेस है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले तो हम आगे क्या करेंगे? एक पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे, बैटरी लगा देंगे कुछ चार्ज का। ठीक है ना? वोल्टेज का बैटरी अप्लाई कर देंगे और निगेटिव चार्ज को, निगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन के तरफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी निगेटिव, इसके ऊपर भी, और रिपल्सन कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा, रिपेल करेगा, उधर अंदर इसको पुश कर देगा, तुम बाहर मत निकलो। क्लियर है ना? तो जितना वोल्टेज तुमने अप्लाई किया, जितना वोल्टेज यूज किया हमने, उसी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जितना पोटेंशियल मतलब वोल्टेज यूज किया ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले मेटल सरफेस से, आई समझ में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हमने वहाँ पर क्या किया? कुछ वर्क किया। अरे बच्चे क्या किया हमने वहाँ पर? कुछ वर्क किया ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। वो वर्क क्या था? वर्क को आपको इक्वल कर सकते हो एनर्जी के, पता है ना आपको? वर्क एंड एनर्जी, अरे दोनों का यूनिट बराबर होता है। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल, और वर्क का भी यूनिट क्या होता है? जूल। मतलब इस दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। ओके, तो हमने वर्क किया और वर्क को किसके बराबर कर दिया? एनर्जी के बराबर। और ये एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी। अभी तो बताया था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या कर देंगे? कितना चार्ज और कितना पोटेंशियल यूज किया, तो Q इंटू V। तो जो हमारा फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नोट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर क्या लिख दिया हमने? ई वी नोट लग गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, जो वोल्टेज पूछा। और ये क्या हमारा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया? सीजीएम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बस इतना, फैक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। किसकी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन एटम को हीट करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उसको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी। वो अपने नेगेटिव ऑर्बिट को छोड़ के हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा, फिर वो वहाँ पर बैक होगा तो क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। और जब वो रेडिएशन इमिट करेगा तो उसका रेडिएशन का क्या होता है? वेवलेंथ होता है। वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या करेगा? वो अलग अलग रेडिएशन शो करेगा। अगर वो सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, मतलब फिफ्थ से 3 में आ रहा है, इन्फिनिटी से 2 में आ रहा है, तो अलग अलग टाइप का रेडिएशन शो करता है। और उसी को हमने क्या कर दिया? एक सीरीज बना लिया और उसी को हमने अलग अलग नाम भी दिया। ठीक है, तो हमने ये जो देख रहे हो n=1, ये हमारा पहला ऑर्बिट है। आप कहोगे सर ऑर्बिट को तो सर्कुलर दिखाते हैं, यहाँ पर हमने ऑर्बिट को लाइन से दिखाया। ये ऑर्बिट है बच्चे। अरे ऑर्बिट को हम लोग सर्कुलर भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं और लाइन से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑर्बिट है, n=1 n=2। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कब इधर देखो ध्यान से, जब तुमने उसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया। हायर ऑर्बिट मान लिया हमने 2 में चला गया, 3 में चला गया, 4 में चला गया। जब कहीं से भी वो फॉल करे 1 पे फॉल करे, कहाँ पर फॉल करे? 1 पे, तो क्या होगा? वहाँ पर रेडिएशन क्रिएट होगा।
रेडिएशन निकलेंगी वहाँ से, और उस रेडिएशन का क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, होगा कि नहीं होगा, और उस वेवलेंथ के सीरीज को क्या कर देते हैं हम लोग, लेमन सीरीज कर दे। सीरीज क्या है समझे, सीरीज है वेवलेंथ के सीरीज। अब वेवलेंथ कहाँ से आएगा, अरे बच्चे जब वो बैक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बैक हो रहा है हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में, तो रेडिएशन इमिट करता है, और उस रेडिएशन का अपना पर्टिकुलर क्या, हर एक रेडिएशन का क्या होगा, अरे बच्चे वेवलेंथ होगा कि नहीं, और उसी वेवलेंथ के सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेमन सीरीज कहते हैं। मतलब अगर ये 2 से 1 पे आ गया, 3 से 1 पे आ गया, 4 से 1 पे आ गया, 5 से इन्फिनिटी से 1 पे आ गया, तो अगर वो 2 से 1 पे आया एक रेडिएशन निकलेगा, 3 से 1 पे आया एक रेडिएशन निकलेगा, और उस तरह से जितने भी रेडिएशन का सीरीज बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेमन सीरीज कहते हैं। और वो सारे सीरीज फॉल करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहाँ फॉल करता है, ये सब याद रखना, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि लेमन सीरीज किस रीजन में फॉल करता है, बाल्मर सीरीज किस रीजन में फॉल करता है, ये रीजन आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेगा। उसी तरह से अगर 1 पे आया, तो मान लो n इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो लोअर सेल जो होगा वो क्या होगा 1, और जो n इक्वल टू 1 है, जो हायर सेल है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी फॉल करे। और अगर 1 पे फॉल कर रहा है तो लेमन, कहीं से भी फॉल करे, अगर वो 2 पे फॉल कर, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, इन्फिनिटी से 2, तो उसको हम लोग कहेंगे बाल्मर सीरीज। आई समझ में, ठीक है बच्चों। वो किस रीजन में फॉल करेगा, विजुअल रीजन में फॉल करेगा। अब ये सीरीज पता चला क्या होता है, सीरीज होता है, सीरीज मतलब क्या, वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर सीरीज बन जाता है, और उसी को हम लोग लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज और हेम्फेरी सीरीज कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, कहीं से भी फॉल करे, लेकिन कहाँ पे फॉल कर रहा है, वो 6 पे फॉल कर रहा है। कहाँ पे फॉल कर रहा है, 6 पे फॉल कर रहा है। तो 6 पे कहाँ से फॉल करेगा बच्चे, पॉसिबिलिटी क्या होती है कि 7 से 6 पर आ जाए, 8 से 6 पे आ जाए, 9 से 6 पे आ जाए, इन्फिनिटी से 6 पे आ जाए। तो अगर वो 6 पे फॉल कर रहा है, तो जितने भी रेडिएशन इमिट होगा, उस रेडिएशन का क्या होगा, वेवलेंथ होगा, और उस सारे वेवलेंथ के सीरीज को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग पफंड सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, पफंड सीरीज कहेंगे। या अगर ये 6 किसका ले लिया आपने, हेम्फेरी ले लिया, तो हेम्फेरी सीरीज होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। और वो किस में फॉल करता है, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है। क्लियर हो गया। तो ये सीरीज याद रखना, विजिबल रीजन, बहुत ज़्यादा पूछता है आपको। लेमन सीरीज और बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन बहुत बार आता है। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में फॉल करता है, और बाकी जितने भी है हमारे पास ब्रैकेट, पफंड, हेम्फेरी, ये सब किस में फॉल करता है, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है। ओके, कभी कभी यहाँ पे फार इंफ्रा भी मिलेगा आपको, फार इंफ्रा भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेना आराम से। अब आ जाओ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ निकालते हैं। मान लो हमारे पास क्या होता है कि हमने पहले ले लिया, यहाँ पर लेमन सीरीज की बात कर लेते हैं। हमने सारी बातें नहीं किया, सिर्फ एक समझा रहा हूँ मैं आपको। लेमन सीरीज की बात कर लेते हैं। तो लेमन सीरीज में क्या मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फॉल हो जाए, कहाँ पे आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए, तो उसको लेमन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, लेमन सीरीज। अब यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पे लिख रखा है लेमन सीरीज क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम एनी सेल टू फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल पर बैक होना चाहिए, देन द सीरीज ऑफ वेवलेंथ इमिटेड रेडिएशन आर कॉल्ड लेमन सीरीज। पूरा अच्छे से लिख रखा है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वेवलेंथ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर N2 जो है वो क्या मान लेते हैं हम लोग 2, और N1 क्या मान लेते हैं 1। N2 जो है वो है हायर सेल, वो क्या हमारा हायर सेल, और N1 क्या हमारा लोअर सेल, लोअर सेल। मतलब इस पे फॉल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इधर देखो, इधर 2 से 1 पे आ रहा है ना, 2 से 1 पे आ रहा है। तो जो वेवलेंथ निकलेगा उसका लैम्डा कितना होगा, ध्यान से सुनो। मतलब मान लो ये n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो क्लियर हो रहा है। ध्यान दो इधर तभी समझ में आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैक हुआ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। इस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा, इसका वेवलेंथ कितना होगा, ये निकालना है। आई समझ में। तो इसको वेवलेंथ निकालने के लिए इसको लेमन सीरीज कहेंगे। क्यों, क्योंकि 1 पे फॉल कर रहा है, 1 पे फॉल कर रहा है, और अगर कहीं से भी 2 पे फॉल करता है तो क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज कहते हैं। तो 1 पे फॉल कर रहा है तो लेमन सीरीज कहेंगे, और यहाँ से जो रेडिएशन निकला उसका हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ पर वेवलेंथ निकालते हैं हम लोग 1/λ इक्वल टू RZ² 1/N1² - 1/N2²।
ओके। और इसी को कहते हैं हम लोग रेडबर्ग इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं, रेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। याद रखना रेडबर्ग इक्वेशन। ओके। अब N2 क्या है? N2 है हमारे पास 2, N1 क्या है हमारे पास 1। N1 हमेशा छोटा होना चाहिए N2 से, मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर N1 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो हमने ये वैल्यू दे दिया 1 और यहाँ पर दे दिया 2। अच्छा, ये हो गया 1/λ r, और यहाँ पर Z का वैल्यू कितना ले लिया? 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं। किसके लिए? हम लोग जनरली हाइड्रोजन एटम की ही बात करें, तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है एटॉमिक नंबर, हमने ये पुट कर लिया। ओके। और ये हो गया 4/3 और 1/r। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये r क्या है? ये r है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट r का वैल्यू याद नहीं करना आपको, 1/r याद रखना, क्योंकि तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। और ये होता है हमारा 912 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? ये तो याद रख लेना, 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितना होता है? 912 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट याद कर लेना, 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। ओके। तो डायरेक्ट 1/r, क्योंकि जब आप उसको अपोजिट करोगे तो क्या होगा? 1/r का वैल्यू कितना ले लिया? 912 ले लिया, तो यहाँ से इतना एंगस्ट्रॉम निकल गया हमारा, ठीक है। वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम लोग। उसी तरह से n = 2, मतलब इन्फिनिटी से अगर 1 पे आ जाए तब पर भी लेमन सीरीज है, तो यहाँ से हम लोग 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो आप रेडबर्ग इक्वेशन का यूज करके, और रेडबर्ग इक्वेशन में r का कॉन्स्टेंट, r क्या है? रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू याद नहीं रखना आपको, 1/r यूज करना है। तो 1/r क्या होता है हमारे पास? 912 एंगस्ट्रॉम। ये याद करना, कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा आपसे। ओके। अब आ जाओ यहाँ से, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आपको कभी कभी पूछ देगा कि अगर ये n = 1 है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और ये n = इन्फिनिटी है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? तो बीच में तो बहुत होगा ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत इन्फिनिटी होंगे, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इसी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइन्स। ये जो लाइन, इधर देखो, इधर ये जो लाइन है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब वो बैक हो रहा है, ठीक है ना, ट्रांजिशन मतलब बैक हो रहा है, फ्रॉम हायर सेल टू ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब वन में आ रहा है, वन में आ रहा है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालेंगे n × n-1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n क्या है? हायर एनर्जी सेल है, ठीक है। अगर मान लो अब ये 1 पे नहीं आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो जनरली इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फिनिटी से 4 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 5 पे आ रहा है, मतलब 8 से 3 पे आ रहा है, 9 से 4 पे आ रहा है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? आ रहे समझ में? जैसे देखो ये आ गया, इस तरह से बना लिया हमने, और यहाँ से यहाँ आ गया, 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 किसी तरह से बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ से, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? तो इस तरह से आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स काउंट करेंगे। तो फ्रॉम हायर एनर्जी सेल N2 से लोअर एनर्जी सेल N1 पे आ रहा है, तो कितने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो वहाँ पर कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है N2 - N1 इंटू या इंटू है, मल्टीप्लाई है, N2 - N1 + 1/2। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके बच्चों, चलो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन भी मतलब जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन हमने ऑलरेडी उसमें आपको असाइनमेंट में दे रखा है। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो लेक्चर हो जाता, तो मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रखे। आपको जो न्यूमेरिकल्स मैंने दिया हुआ वहाँ पर सॉल्व करेंगे, और फिर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, पहले देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। कितना ईजी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पता है ना इसको? प्रोटियम के क्या लिखते हैं? H11, H12, H13। ओके, अब आ जाओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैंने आपको बताया था जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? इक्वल होती है। इस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल। इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 1, 2, 3, 4। मैंने सीधा आंसर लिख लिया, ये होता है उसका आंसर। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, मेटल यूज फॉर इन डाइवेजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे अच्छा मेटल कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? सीजियम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका IP जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चे, तो ये 2020 में आया हुआ। तो इस तरह से हमने देख लिया ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चे, ये सब थ्योरेटिकल है इसके। ओके, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हमने असाइनमेंट में दे रखा है आपको, नीट के भी और जी के असाइनमेंट में भी, और वहाँ पर हम लोग अच्छे से डिटेल में उसको अच्छे से ईच क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके बच्चों, इसको रिवाइज करना थ्योरेटिकल पोर्शन को, और फिर मिलते हैं हम लोग असाइनमेंट और नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चे, टेक केयर।